हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग, फॉर व्हेन वी स्टॉप लर्निंग वी स्टॉप ग्रोइंग। बोल रहे हैं कभी भी सीखना मत छोड़ो। आप चाहे सक्सेसफुल जिस चीज़ को आप मानते हैं कि मैं ये करने से सफल बन जाऊंगा, आप सफल हो भी जाएं तब भी आप सीखना मत छोड़िए। सबसे बड़ी बात है, ज़िंदगी सिखाना नहीं छोड़ती तो आप सीखना कैसे छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज़, जिस समय आपने ये सोच लिया ना कि बस अब मुझे इससे आगे और कुछ नहीं सीखना, मतलब आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं, आप आगे ग्रो करने से रुक रहे हैं। ठीक है, आप ये मना कर रहे हैं कि भाई मुझे आगे ग्रो नहीं करना, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। जिन बच्चों को इससे थोड़ा टफ लेवल का, मॉडरेट लेवल का वोकैबुलरी, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, वो हमारा पेड कंटेंट ले सकते हैं वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जो लोग स्टार्टिंग बेसिक लेवल की तैयारी कर चुके हैं और चाहते हैं थोड़ा अप लेवल करें अपने प्रिपरेशन को, तो वो पेड कंटेंट ले सकते हैं और उसमें से अब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना भी स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट भी अपलोड हो रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हैज रैंक्ड इंडिया 129th आउट ऑफ 146 नेशंस ऑन द लिस्ट। बोल रहे हैं एक क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, उसका ग्लोबल जेंडर इंडेक्स आया, रिपोर्ट है कोई, वो आई, उसके अंतर्गत हिंदुस्तान 146 नेशंस की लिस्ट में से 129th रैंक पर है। ठीक है, यानी कि हमारी रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा खराब है। द डेटा रिफ्लेक्ट्स अ ट्रबलिंग रियलिटी इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। जो ये डेटा है वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या हो गया, उसके बिल्कुल ही विपरीत। किसके विपरीत? कॉन्ट्रास्ट टू द इंडिया ग्रोथ स्टोरी, हिंदुस्तान की जो ग्रोथ स्टोरी है उससे बिल्कुल ही विपरीत डेटा यहाँ पे पता चलता है, जो कि हमारे बिल्कुल विपरीत एक हकीकत बताता है, जो कि बड़ी चिंताजनक है। द मेथडोलॉजी ऑफ अराइविंग एट द कंक्लूजन्स मे बी ओपन टू डिबेट। अब देखो, पहले भी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनके ऊपर हिंदुस्तान ने आरोप लगाया है कि आपका डेटा लेने का तरीका जो है सही नहीं है। तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको जिस तरीके से उन्हें डेटा कलेक्ट करा, जो सोर्स रहा डेटा का, या फिर जो भी उन्होंने डेटा यहाँ पे इंक्लूड करा, जो मेथड इख्तियार करा, वो डिबेटेबल हो सकता है, उसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं, चर्चा का विषय हो सकता है। बट नंबर्स डू नॉट लाई, लेकिन जो नंबर्स हैं वो तो झूठ नहीं बोल रहे। इट वुड बी प्रूडेंट टू हीड द लार्जर मैसेज। तो यहाँ पे बहुत ही एक सेंसिबल बात होगी, बहुत ही एक विवेकपूर्ण बात होगी अगर हम इसका जो व्यापक, जो बड़ा इसमें से मैसेज निकल कर आ रहा है, हम उसकी तरफ ध्यान दें, ना कि ये कि भाई ये हमारे देश की रैंकिंग गिराना चाहते हैं, ये हमारे देश की छवि खराब करना चाहते हैं। डेटा तो आपके देश का ही है ना, हमने जो दिया है डेटा वही है। उन डेटा को अगर हम खुद से एक्सेस करें तो क्या रिजल्ट कुछ अलग निकल कर आएगा? Right? As the results of the Lok Sabha elections have shown, the distress on the ground is real. बोल रहे हैं कि जैसा कि लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट ने दिखाया कि जमीनी हकीकत पे, जमीन पे जो सफरिंग है, जो कष्ट है, वो असल है, वाकई है, लोग वाकई में परेशान हैं। इसलिए तो लोगों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन यहाँ पे देखने मिला। कंटिन्यूटी इन द गवर्नेंस मॉडल इज ऑल वेरी वेल। बोल रहे हैं गवर्नेंस के मॉडल में जो कंटिन्यूटी है वो सब ठीक है, बट द डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज नीड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज हैं उनको हमें विश्लेषण, व्यापक विश्लेषण करने की जरूरत है विद रीबूटिंग ऑफ पॉलिसीज एंड प्लान्स। और हमें प्लान्स को दोबारा से रीस्टार्ट करने का, उनके ऊपर पुनर्विचार विमर्श करके उनको कुछ चेंज करके पॉलिसीज और प्लान्स इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरी हो तो। चेंज इज विजिबल, चेंज साफ दिख रहा है, बट इट इज स्क्यूड एंड टू स्लो। लेकिन वो क्या है? विकृत है, ट्विस्टेड है, मिस इंटरप्रेटेड है, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेड है, और क्या है? स्लो है, धीमा है। चेंज है लेकिन वो थोड़ा सा विपरीत दिशा में जा रहा है, थोड़ा बायस्ड है। एक व्यक्ति, एक तबका जो है वो ज्यादा अमीर हो रहा है, दूसरा इतना ज्यादा अमीर नहीं हो रहा, दूसरा ज्यादा गरीब होता जा रहा है। तो परिवर्तन तो गरीब जो हो रहा है उसमें भी आ रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन एक तो वो इक्वल नहीं है, वो सही दिशा में नहीं जा रहा, और दूसरा वो स्लो है।
अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, अब इस रिपोर्ट के अनुसार इंडियाज इकोनॉमिक पैरिटी स्कोर हैज बीन ऑन एन अपवर्ड ट्रेंड। इंडिया का जो इकोनॉमिक पैरिटी आर्थिक समानता है वो क्या है, हैज बीन ऑन अपवर्ड ट्रेंड, वो ऊपर की तरफ जा रही है फॉर द पास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों में, यानी कि गरीब अमीर मिडिल क्लास और दबता जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती जा रही है। That said, in the economic parity and opportunity sub-index, it finds itself at the 142 position. बोल रहे हैं, ये कहते हुए हम अगर इकोनॉमिक पैरिटी या अपॉर्चुनिटी का सब इंडेक्स देखें तो उसमें हमारी रैंकिंग 142 लेवल पर है, 142 रैंक पर है ऑन द लोएस्ट ग्लोबली, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट, जो कि दुनिया भर के सबसे निचतम स्तर पर है। इंडिया इज रैंक्ड 120th ऑन वेज इक्वालिटी फॉर सिमिलर वर्क। बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में सेम काम के लिए जो तनख्वाह मिलती है एक पुरुष या एक महिला को, उसकी रैंकिंग में हिंदुस्तान 120वें नंबर पर है। Women in India on an average earn rupees 39.8 for every rupees 100 that men earn. बोल रहे हैं हर 100 रुपया जो एक पुरुष कमाता है उसके लिए एक महिला को केवल 39.8 रुपीज मिलते हैं। द कंट्री, आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की, भाई दीपिका पादुकोण इतना कमाती है, करोड़ों में कमाती है, आप उसको कंपेयर मत करो। दीपिका पादुकोण अपने कंटेम्प्रेरीज के अकॉर्डिंग कितना कमाती है वो हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो सेलिब्रिटीज है, उनकी बात अलग है, उनको पैसा करोड़ों में मिलता है। उस पैसे को भी अगर विमेन में एवरेज किया जाएगा ना, एग्रीगेट किया जाएगा, तो ये डेटा निकल कर आ रहा है कि प्रति 100 रुपए जो एक पुरुष कमाता है उसके लिए अगर वही काम महिला को करना हो तो वो 39.8 रुपीज ही कमा पाती है। द कंट्री मेंटेन्स इट्स 142nd स्लॉट ऑन द हेल्थ एंड सर्वाइवल इंडेक्स। हमारा हेल्थ और सर्वाइवल इंडेक्स के मामले में जो 142 रैंक था वो बना हुआ है। A notable positive is India's high ranking on gender parity in secondary education enrollment. जो एक कुछ पॉजिटिव यहाँ पे रैंकिंग आई है वो क्या है कि हिंदुस्तान का सेकेंडरी एजुकेशन में, जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें एनरोलमेंट में जेंडर पैरिटी की रैंकिंग अच्छी हुई है, बेहतर हुई है। रैंक 65th इन द पैरामीटर ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, और हिंदुस्तान महिलाओं की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, महिलाओं को पॉलिटिकल अधिकारों के मामले में 65th रैंक पर पहुंच चुका है। इट इज द 10th ऑन द पैरिटी इन द नंबर ऑफ ईयर्स विद फीमेल एंड मेल हेड्स ऑफ स्टेट ओवर द लास्ट 50 ईयर्स। बोल रहे हैं पिछले 50 सालों में कि कितने पुरुष और महिलाएं हेड ऑफ स्टेट की पोजीशन पर रहे हैं, उस पर 10वें नंबर पर है हिंदुस्तान। द विमेन्स रिजर्वेशन लेजिस्लेशन कुड बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट। बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में महिलाओं के रिजर्वेशन का जो कानून पारित हुआ वो एक परिवर्तन का बदलाव का क्षण हो सकता है, बदलाव का पहलू हो सकता है, प्रोवाइडेड द पॉलिटिकल लीडरशिप अकॉर्ड्स द इशू द सीरियसनेस इट डिजर्व्स। बशर्ते हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इस मसले को उस गंभीरता से लें, उस गंभीरता से इसको वो गंभीरता इस मसले को प्रदान करें जो ये डिजर्व करता है। ग्लोबली 68.5% ऑफ द जेंडर गैप हैज बीन क्लोज्ड। बोल रहे हैं अगर हम दुनिया भर की बात करें तो 68.5% का जेंडर गैप जो है वो कम कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, सेज द रिपोर्ट, ये कहना है इस रिपोर्ट का। अचीविंग फुल जेंडर पैरिटी विल टेक 134 years मोर। अगर पूरी तरीके से इस जेंडर गैप को खत्म करना है तो 134 साल और लगेंगे, इक्वलेंट टू 5 जनरेशंस, जो कि आने वाले 5 पीढ़ियों के बाद जाके जेंडर गैप जो है खत्म होगा। दिस इज इंडिया सेंचुरी। अब हमें बार बार बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान वर्ल्ड लीडर है, हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर है, ग्लोबल साउथ का चेहरा है, ठीक है, पूरी दुनिया की इकोनॉमीज इसकी तरफ देख रही है, तो हमारा युग है, ये हमारी सेंचुरी है, ठीक है। वी आर कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड, ये बात हमें बार बार याद दिलाई जा रही है। नो एक्सक्यूज वुड सफिस। तो क्योंकि हम वर्ल्ड लीडर के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हम वर्ल्ड लीडर कहलाए जा रहे हैं, हमें ग्लोबल गुरु माना जा रहा है, लोग बार बार हमें याद दिला रहे हैं कि हम न्यूज वगैरह में हर जगह ये सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है वो विश्व गुरु है। तो क्या एक विश्व गुरु जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में जेंडर डिस्पैरिटी है, क्या वो कंट्री विश्व गुरु बनने के लायक है? तो बोल रहे हैं कि इस कमी को हमें दूर करना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी एक्सक्यूज काफी नहीं होगा।
ठीक है, नो एक्सक्यूज वुड सफिस, मतलब यहाँ पे हमारा कोई भी बहाना नहीं चल सकता, हमें इसको खत्म करना ही होगा। ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके अंतर्गत हमारी जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसके बारे में बताया गया कि भाई बहुत भारी मात्रा में ये हो रही है और हमारी ग्लोबल रैंकिंग इसकी वजह से खराब हो रही है। ठीक है। Based on the passage, which of the following best describes the main concern raised by the World Economic Forum's Global Gender Gap Index ranking for India? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी मुख्य चिंता जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग ने बताई है हिंदुस्तान के बारे में। तो ये बताया ना कि भाई हमारी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उसके बावजूद जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो बढ़ रही है। ठीक है, वो अहम मसला अभी भी बना हुआ है। द लो रैंकिंग ऑफ इंडिया इंडिकेट्स अ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये इनकरेक्ट है। हिंदुस्तान इकोनॉमिक स्तर पे ग्रो ही कर रहा है लेकिन इस ग्रोथ के साथ साथ महिलाओं की ग्रोथ नहीं हो रही। द रैंकिंग सजेस्ट दैट डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ द जेंडर इनइक्वालिटी रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट इशू। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What does the passage imply about India's progress in gender equality in terms of economic parity and opportunity? बोल रहे हैं कि पैसेज में हिंदुस्तान की प्रोग्रेस अगर हम जेंडर इक्वालिटी के शब्दों में कहें, इकोनॉमिक पैरिटी और अपॉर्चुनिटी के शब्दों में कहें तो कैसी है, जेंडर इक्वालिटी की प्रोग्रेस कैसी है हिंदुस्तान में। तो हमने देखा कि थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हमने जैसे कि एजुकेशन के बेसिस पे कि सेकेंडरी एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है लेकिन बाकी सभी रैंकिंग्स में हम पिछड़ते जा रहे हैं। ठीक है, डिस्पाइट सम प्रोग्रेस इंडिया स्टिल रैंक्स वेरी लो ग्लोबली इन इकोनॉमिक पैरिटी एंड अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Based on the passage, what is notable positive aspect regarding gender parity in India? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार कौन सा बड़ा एक अहम पॉजिटिव पहलू है किसके बारे में, जेंडर पैरिटी इन इंडिया। तो हमारी जेंडर पैरिटी के बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव पहलू है वो ये है कि हम सेकेंडरी एजुकेशन एनरोलमेंट में हमारी जेंडर पैरिटी की रैंकिंग बढ़ी है। इंडिया इज रैंक्ड 120th ऑन वेज इक्वालिटी फॉर सिमिलर वर्क। तो क्या 120वां रैंक 140-50 देशों के बीच में 120वां रैंक अच्छी रैंकिंग है, पॉजिटिव बात है? इनकरेक्ट है। इंडिया इज रैंक 142 ऑन इनकम पैरिटी एंड अपॉर्चुनिटी सब इंडेक्स। इनकरेक्ट है। इंडिया हैज अचीव्ड फुल जेंडर पैरिटी इन हेल्थ एंड सर्वाइवल इंडेक्स। इनकरेक्ट है, ये भी गिर रहा है। इंडिया हैज अ हाई रैंकिंग ऑन जेंडर पैरिटी इन सेकेंडरी एजुकेशन एनरोलमेंट। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। What does the report suggest about the global progress towards achieving full gender parity? बोल रहे हैं कि दुनिया भर में फुल जेंडर पैरिटी को अचीव करने के लिए क्या प्रोग्रेस की जा रही है। तो बोला ना कि 60 कुछ परसेंटेज जो है 68.5% के अराउंड हमने क्लोज कर लिया है लेकिन 100% अचीव करने के लिए 134 और साल चाहिए अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो, और जिसका मतलब है हमारी आने वाली 5 पीढ़ियां इस काम में लगेंगी तब जाके 5वीं 6ठी पीढ़ी जो है वो फुल जेंडर इक्वालिटी देख पाएगी। फुल जेंडर पैरिटी हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड ग्लोबली। इनकरेक्ट है। फुल जेंडर पैरिटी विल बी अचीव्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन। ये भी इनकरेक्ट है। Achieving full gender parity will take 134 more years. Option C is correct. Which of the following statements about India's ranking in the World Economic Forum's Global Gender Gap Index is true? बोल रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हिंदुस्तान की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में, हमारी रैंकिंग के बारे में सही है। इंडिया रैंक 65th इन सेकेंडरी एजुकेशन एनरोलमेंट पैरिटी फॉर वुमेन कि 65 रैंक पे हिंदुस्तान महिलाओं की एजुकेशन के लिए रैंक करता है, जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि पैसेज में हमें ये जरूर कहा गया कि हिंदुस्तान की रैंकिंग हाई है लेकिन कौन से नंबर पर है ये बताया नहीं गया। तो 65th नंबर अपने आप से देना गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट है। इंडिया रैंक्स 120th ऑन इकोनॉमिक पैरिटी एंड अपॉर्चुनिटी सब इंडेक्स। 142 है उसकी रैंकिंग, 120th नहीं है, सो इनकरेक्ट हो जाएगा। इंडिया रैंक्स 142 इन हेल्थ एंड सर्वाइवल इंडेक्स कि हेल्थ एंड सर्वाइवल इंडेक्स के मामले में हिंदुस्तान 142 नंबर रैंक पर है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है।
आफ्टर द प्रोटेस्ट सेवरल एक्टिविस्ट वर टेकन इनटू डिटेंशन. डिटेंशन का सिनोनिम बताना है. हाईलाइटिंग द गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट स्टांस ऑन पब्लिक डिसेंट. बोल रहे हैं उस प्रोटेस्ट के बाद में कई सारे एक्टिविस्ट को डिटेंशन में रखा गया. डिटेंशन में रखा गया मतलब कस्टडी में रखा गया. ठीक है, डिटेंशन का मतलब होता है उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको अपनी हिरासत में रखा गया, नजरबंदी में रखा गया. तो कस्टडी मतलब नजरबंद रखना, किसी को अपनी हिरासत में रखना. कंसिडरेशन मतलब विचार करना. अप्रोच मतलब संपर्क करना. ब्लैंकेट मतलब पूरा व्यापक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में. तो यहाँ पे सिनोनिम क्या है? कस्टडी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है. परफेक्शनिस्ट. परफेक्शनिस्ट वो व्यक्ति जो हर काम को बहुत ही परफेक्शन के साथ में करता है, छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं करता. जैसे कि बॉलीवुड में आमिर खान को एक परफेक्शनिस्ट का टैग दिया गया है, संजय लीला भंसाली को एक परफेक्शनिस्ट का टैग दिया गया है. पेसिमिस्ट. पेसिमिस्ट मतलब वो व्यक्ति जो नेगेटिव सोच रखता है, आशावादी नहीं है, किसी चीज़ के ऊपर नकारात्मक सोच रखता है. ठीक है, तो वो होता है पेसिमिस्ट. उसके स्पेलिंग होते हैं PESSIMIST. पेसिमिस्ट. और ये हम लोग टोन ऑफ द पैसेज में बहुत बार यूज करते हैं कि टोन ऑफ द पैसेज कैसी है, तो ऑप्शंस में पेसिमिस्ट बहुत आता है. ऑप्टिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट मतलब जो बहुत पॉजिटिव है. एंड फेटलिस्ट. फेटलिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ये सोचता है कि मैं चाहे कितना भी हार्डवर्क कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, इसका रिजल्ट जो है क्योंकि वो प्री डिटरमिन्ड है इसलिए वो वैसा का वैसा ही रहेगा. वो होता है फेटलिस्ट. तो यहाँ पे ऑप्शन बी पेसिमिस्ट की स्पेलिंग आर इनकरेक्ट. A bad egg who had served several years in prison. Appropriate meaning बताना है अ बैड एग का. तो अ बैड एग का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो डिसऑनेस्ट है या अनरिलायबल है. अब जैसे कि आप खुद ही देख रहे हो आगे स्टेटमेंट में बोला जा रहा है जिसने कुछ साल जेल में गुजारे हैं. तो जेल में गुजारे हैं तो अच्छा इंसान तो होगा नहीं. ठीक है, तो क्या है? समवन हु डजंट लाइक एग्स. कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अंडे नहीं पसंद, इनकरेक्ट है. समवन हु लाइक्स टू ब्रेक एग्स. कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अंडे फोड़ना बहुत पसंद है, इनकरेक्ट. समवन हु रेगुलरली मेक मिस्टेक्स. कोई ऐसा व्यक्ति जो निरंतर गलतियां करता रहता है, इनकरेक्ट है. समवन who is dishonest and unreliable. Option D is correct. Once we got out of the rush hour traffic, it was smooth sailing the rest of the way home. अब smooth sailing का हमें मीनिंग बताना है. तो rush hour traffic क्या होता है? जब जैसे कि सपोज करो लोग सुबह सुबह ऑफिस जा रहे हैं तो वो होता है रश आवर. उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि हर कोई स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, सबका सेम ही टाइमिंग होता है ऑलमोस्ट. फिर वही चीज़ होती है ऑफिस से जब छुट्टी होती है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होता है, ट्रैफिक होता है, क्योंकि सब लोगों की छुट्टी लगभग 5, 6, 7, 8 यही टाइमिंग होते हैं, 5, 6, 7. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 तक. अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो 8 बजे तक कोई ट्रैफिक में फंसा हुआ है. अगर कुछ लोग उस ट्रैफिक को अवॉइड करना चाहते हैं तो कई दफ़ा हमने देखा है वो लोग 8 बजे के बाद ऑफिस से निकलते हैं. क्यों? ताकि उनको रश आवर ट्रैफिक ना मिले. तो स्मूथ सेलिंग मतलब आरामदायक, कंफर्टेबल, बिना किसी परेशानी के इजीली आगे प्रोग्रेस करना. ठीक है, तो इजी प्रोग्रेस. ऑप्शन ए इज करेक्ट. काम वेदर मतलब स्मूथ, अच्छा वेदर. कंफर्टेबल प्लेस मतलब जिस जगह पे आपको कंफर्टेबल फील कर रहा है. प्लेन ड्रेस बिल्कुल सिंपल ड्रेस, कोई उसमें प्रिंट्स वगैरह नहीं है. वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स. हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है. कोई ऐसा व्यक्ति जो शिप के ऊपर सामान ले जाता है, ढोता है या फिर उससे निकालता है. ठीक है, तो लोडिंग और अनलोडिंग का काम कौन करता है? सबसे पहले देखो स्पिंस्टर. स्पिंस्टर एक कुंवारी अविवाहित महिला को बोलते हैं. ठीक है, स्पिंस्टर. स्टीवडोर. स्टीवडोर मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो सामान जहाज से उतारता है या जहाज पे चढ़ाता है. कैप्टन जहाज का जो कप्तान होता है. ठीक है, जो शिप को कमांड देता है, जहाज में जो भी सेलर्स होते हैं, सीफेरर्स होते हैं, उनको कमांड देता है. रस्टिक. रस्टिक मतलब कोई ग्रामीण व्यक्ति. तो यहाँ पे ऑप्शन बी स्टीवडोर इज करेक्ट. द shopkeeper would have fined her if he come to know that she damaged the toy on exhibit. अब शॉपकीपर वुड हैव कर देता उसको फाइन. पास्ट की घटना है, शॉपकीपर ने उसको फाइन लगा दिया होता अगर उसको पता चलता तो ये भी पास्ट की बात होगी. इफ ही केम टू नो. कम टू नो की बजाय क्या आ जाएगा? इफ ही केम. अब कम्स टू नो नहीं आएगा, केम टू नो. ऑप्शन सी इज करेक्ट. द ग्रास सीम टू undulate
undulate with the gentle breeze, creating a soothing wave-like pattern across the field. अब जब हवा चलती है तो घास जो है अगर थोड़ा लंबा हो तो वो लहराता है, फिर अगर आप एक बहुत बड़ा खेत है जिसके अंदर बहुत सारा घास है वो लहराएगा, तो आपको ऐसा लगता है कि एक वेव चल रही है, लहर चल रही है. ठीक है, तो अंडुलेट का मतलब क्या होता है? अंडुलेट का मतलब होता है रिपल इफेक्ट क्रिएट करना, ऑसिलेट होना, वाइब्रेशन होना. ठीक है, उसको बोलते हैं अंडुलेट. अब इसका सिनोनिम क्या आएगा? सबसे पहले है कोर्स. कोर्स का मतलब होता है रास्ता, मार्ग. सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक जो आने वाले सीक्वेंस होता है उसको बोलते हैं सक्सेसिव. मार्क, मार्क मतलब चिन्हित करना. फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट मतलब डेविएट करना, वेरी करना, थोड़ा सा यहाँ पे विभिन्नता होना. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. A presidential candidate who comes from behind to surprise everyone by winning the election could be considered the dark horse. Given idiom का हमें मीनिंग बताना है. यहाँ पे idiom क्या है? The dark horse. The dark horse का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम मान नहीं रहे थे कि ये उम्मीदवार, ये विजेता होगा, वो अनएक्सपेक्टेडली जीत गया. ठीक है, तो क्या है? An honest fellow, कोई बहुत ही ईमानदार व्यक्ति. An unexpected winner, एक अनएक्सपेक्टेड विनर इज करेक्ट. अ मीन पर्सन, कोई बड़ा ही खराब व्यक्ति जो दूसरों के साथ में छल कपट करता है, स्वार्थी है. अ स्लो रनर, जो धीरे धीरे भागता है. सो ऑप्शन बी एन अनएक्सपेक्टेड विनर इज करेक्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है. बाउंड्री, बाउंड्री मतलब हमारी सीमा. फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. क्या है? PHOTOGRAPH, फोटोग्राफ. ऑप्शन बी इज करेक्ट. प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब किसी प्रक्रिया का पालन करना. कॉम्पिटेंसी, किसी काम को प्रभावशाली ढंग से करने की मापदंड रखना, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी. सो ऑप्शन बी फोटोग्राफ इज करेक्ट. आर यू सोबर इनफ टू ड्राइव? जिम. अब इसका एंटोनिम बताना है. सोबर का मतलब होता है जो किसी भी इंटॉक्सिकेशन से बाहर हो, किसी भी चीज के नशे में ना हो. ठीक है, तो वो होता है सोबर, राइट. अब बोल रहे हैं कि क्या तुम इतने सोबर हो, नशे से बाहर हो कि तुम गाड़ी चला सकते हो, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रेट. स्ट्रेट मतलब सीधा. काम मतलब शांत. ड्रंक मतलब नशे में. अनवेल मतलब जो सेहतमंद नहीं है. तो यहाँ पे सोबर अगर मतलब है कि शराब नहीं पिया हुआ, नॉन टॉक्सिक, तो सी इंटॉक्सिकेटर का मतलब क्या होएगा? ऑप्शन सी ड्रंक. दिस फोन इज इंफीरियर ऑफ दैट वन. जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी चीज का कि ये जो फोन है, मेरे पास एप्पल का फोन है, ठीक है, और आपके पास में शायद MI का फोन है. अब मैं थोड़ा सा अभिमान करते हुए आपको बोल रही हूँ कि देखो ये जो मेरा फोन है ये तुम्हारे वाले से सुपीरियर है, तो माई फोन इज सुपीरियर टू योर फोन. आप बोलोगे कि माई फोन इज इंफीरियर टू योर फोन. इंफीरियर मतलब आपसे कम है, तो इंफीरियर मतलब इंफीरियर के साथ में ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा? टू. कंपैरिजन कर रहे हैं. दिस फोन इज इंफीरियर टू दैट वन. दिस फोन इज इंफीरियर दैन दैट वन. नो. This phone is more inferior than that one. No. This phone is more inferior of that one. No. This phone is inferior to that one. Option D is correct. An instrument for measuring the atmospheric pressure. जब हमने किसी एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापना होता है तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं बैरोमीटर. क्या बोलते हैं? बैरोमीटर. तो बैरोमीटर ऑप्शन सी इज करेक्ट. थर्मोमीटर हमारा तापमान, बॉडी टेम्परेचर जो नापता है, तापमान मापने का जो यंत्र होता है, चाहे बॉडी का चाहे एनवायरनमेंट का, वो होता है थर्मोमीटर. ऑल्टोमीटर क्या होता है? हाइट जहाँ पे मापी जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑल्टोमीटर. अमीटर, अमीटर होता है जो करंट वगैरह को मेजर करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अमीटर. तो यहाँ पे हो गया बैरोमीटर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. The course curriculum is designed to encompass a broad range of topics. बोल रहे हैं कोर्स का जो करिकुलम है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया जा सके. तो इनकम्पस मतलब उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना, उसमें सम्मिलित करना. ठीक है, कोर्स के अंदर में सम्मिलित किए गए हैं बड़े सारे टॉपिक. तो इसका सिनोनिम क्या होएगा? फर्स्ट है इनकॉर्पोरेट. इनकॉर्पोरेट मतलब शामिल करना, सम्मिलित करना. नुआंस, नुआंस का मतलब होता है बारीकी से. ठीक है. रिजर्वेशन, रिजर्वेशन मतलब संकोच. वूज, वूज मतलब मुसीबतें. तो यहाँ पे ऑप्शन ए इनकॉर्पोरेट इज करेक्ट. लाइबल टू ब्रेक इजीली, कोई ऐसी चीज जो आसानी से टूट सकती है उसको बोलते हैं ब्रिटल. जैसे कि जब हम कोई कोरियर
भेजते हैं, पार्सल भेजते हैं, या हम कोई ऐसी चीज़ मंगवाते हैं कांच वगैरह की, तो उसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं कि द आइटम अंडर इनसाइड इज़ वेरी ब्रिटल, प्लीज़ हैंडल केयरफुली। ठीक है, ब्रिटल मतलब टूट सकती है अचानक से। सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब बहुत ही कोमल, बहुत ही मुलायम। बेंट मुड़ा हुआ, टेढ़ा। थिन बहुत पतला। तो ऑप्शन ए ब्रिटल इज करेक्ट। Because the two main parties have won almost the same number of votes, the minority group holds the key to the result। बोल रहे हैं क्योंकि दोनों मुख्य पार्टीज ने सिमिलर वोट्स हासिल करे, तो क्या हुआ कि जो माइनॉरिटी ग्रुप है अब उसके हाथ में पूरी चाबी है, यानी कि उसके हाथ में पूरा कंट्रोल है। होल्ड्स द की मतलब उसके हाथ में किसी चीज का कंट्रोल है, राइट क्योंकि अब दोनों पार्टीज को सेम नंबर मिले हैं, तो ये माइनॉरिटी ग्रुप जिसके साथ में जाके मिलेगा, ए पार्टी बी पार्टी, दोनों को 50-50 वोट मिले। अब माइनॉरिटी ग्रुप के 2 वोट हैं, जिसके साथ में मिल जाएगा वो जीत जाएगा, राइट। टू ओन अ प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी का हकदार होना, उसका मालिक होना। टू कीप अ सीक्रेट, कोई सीक्रेट रखना। टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पूरा नियंत्रण अब किसके हाथ में है? माइनॉरिटी ग्रुप के हाथ में। Defense Minister Rajnath Singh's message to his visiting Chinese counterpart General Li Shangfu, बोल रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक मैसेज दिया है किसको? चाइनीज काउंटर पार्ट मतलब कि चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं या इसी पद के जो इसी पद के ऊपर जो है, सिमिलर पद के ऊपर, जनरल ली शांगफू, उनको एक मैसेज दिया है दैट Beijing's violation of border agreements had eroded the entire basis of bilateral relations। कि बीजिंग यानी कि चाइना की तरफ से जो बॉर्डर एग्रीमेंट्स का उल्लंघन किया गया, वायलेशन मतलब उल्लंघन किया गया, उसने इरोड किया, खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, बहा दिया। क्या बहा दिया? पूरा जो आधार था द्विपक्षीय रिश्तों का उसको बहा दिया। once again served as a reminder of how the two neighbors remain far apart in their assessments। तो बोल रहे हैं कि ये जो उनका कथन था, डिफेंस मिनिस्टर का जो मैसेज था, इसने दोबारा से इस बात को याद दिला दिया, दोबारा से इस बात को दोहरा दिया कि कैसे हम दोनों पड़ोसी देशों का आंकलन जो है हमारे रिश्तों का वो बिल्कुल ही अलग है। चाइना कहता है कि सब ठीक है हमारे बीच में, हिंदुस्तान कहता है कि सब ठीक नहीं है। ऑफ वॉट डैश देयर रिलेशनशिप एंड हाउ टू फिक्स इट, कि क्या समस्या है हमारे रिलेशनशिप में और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। थर्सडेज टॉक्स ऑन द डैश ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बोल रहे हैं थर्सडे को जो बातचीत हुई ऑन दी, अब कोई मेन मीटिंग चल रही है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग चल रही है न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये है मुख्य मीटिंग। इसके साथ साथ में उसके साइड लाइन्स में, तो जब हमने एक कोई मेन मीटिंग के साइड में अपनी मीटिंग कर रहे हैं तो वो क्या होता है? साइड लाइन्स। कितने सारे लोग हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, अब वो कहीं पे अपनी ऑफिशियल मीटिंग के लिए जाते हैं, साथ में उनका इंटरव्यू भी है मान लो उस दिन कहीं और पे, तो उन्होंने उसी मीटिंग के दौरान में जब मीटिंग खत्म करी तो दूसरी जगह पे इंटरव्यू का टाइम दे दिया, ठीक है, और वहां पे जाके अपना साथ में एक पंथ दो कार्य। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि आए तो थे वो किसके लिए? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही थी न्यू दिल्ली में, उसके लिए आए थे। साथ ही साथ उन्होंने हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से अलग से चर्चा भी कर ली। सो बोथ साइड्स reiterated that respective stands on the border issue but no meeting of minds। तो इस मीटिंग में देखा गया कि दोनों ही साइड्स ने अपना अपना जो ओपिनियन है, अपना अपना जो स्टांस है इस बॉर्डर इशू के ऊपर वो दोहराया, ठीक है, दोबारा से उन्होंने बोला, लेकिन दोनों के विचार मेल नहीं खाते थे, ठीक है। द डिफेंस मिनिस्टर डैश इंडियाज पोजिशन दैट द डेवलपमेंट ऑफ टाइज इज प्रेमाइज्ड डैश पीस ऑन बॉर्डर्स, बोल रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर ने स्पष्ट कर दिया हिंदुस्तान का स्टांस कि भाई अब हमारे रिश्तों के और ज़्यादा गहराई तभी होगी और ज़्यादा बढ़ोतरी हमारे रिश्तों में तभी होगी जब बॉर्डर पे शांति होगी। प्रीमाइज्ड मतलब उसका आधार क्या है? बॉर्डर पे शांति हमें चाहिए, तभी हम आगे रिश्तों को मजबूत करेंगे। फर्स्ट वर्ड है द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह्स मैसेज to his visiting Chinese counterpart General Li Shangfu that Beijing's violation of border agreements had eroded the entire basis of bilateral relations dash once again। तो क्या किया है उसने? एक बार फिर से याद दिलाया है, has once again, have once again, are और was। अब देखो यहाँ पे
जो ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का मैसेज है वो एक ही मैसेज है, सिंगुलर है, तो आगे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर। तो वॉज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है। अब वॉज मतलब पास्ट की बात है, हैज मतलब उसने मैसेज ने दोहराया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ए हैज, बिलोंगिंगनेस बता रहे हैं ना, उस मैसेज ने दोहराया है, सो ऑप्शन ए हैज इज करेक्ट। हैज वंस अगेन रिमाइंडेड ऑफ हाउ द टू नेबर्स remain far apart in their assessments of what dash their relationship and how to fix it. What dash struggle, struggle मतलब परेशानी, दुविधा, ठीक है, संघर्ष। settle मतलब स्थायी होना। ails, ails मतलब पीड़ा देना, ट्रबल करना। तो इनके रिश्तों में क्या परेशानी है, क्या चीज इनके रिश्तों को खराब कर रही है, सो ails ऑप्शन सी इज करेक्ट। assemble, assemble मतलब संगठित करना। Thursday talks on the dash of Shanghai Cooperation Organization Defense Ministers meeting in New Delhi on view, view मतलब उसके नजरिए में, उसके ओपिनियन में। साइड लाइन्स मतलब जब मेन मीटिंग चल रही थी उसके साइड लाइन्स में हुई, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फ्रंट, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग के सामने हुई, सामने नहीं हुई। स्टेटस, स्टेटस मतलब क्या उनका स्टेटस है इस वक्त पे, कहाँ उनका स्टैंड है, तो यहाँ पे साइड लाइन्स पे हुई, ऑप्शन बी में हुई। द डिफेंस मिनिस्टर डैश इंडियाज पोजिशन, उनने क्या किया हिंदुस्तान की पोजिशन के बारे में, रेलीगेटेड, रेलीगेटेड मतलब किसी चीज को डिमोट करना, उसका रिलेशन घटाना, उसका दर्जा घटाना। यील्डेड, यील्डेड का मतलब होता है किसी चीज को उत्पन्न करना। टॉपल्ड मतलब गिराना, और अंडरलाइन मतलब हाईलाइट करना, जोर देना, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने फिर से जोर दिया, किसके ऊपर जोर दिया कि भाई हमारा क्या डेवलपमेंट हम कब चाहेंगे, जब किसके ऊपर आधारित होगी, प्रीमाइज्ड डैश पीस ऑन द बॉर्डर्स। प्रीमाइज्ड अब क्या होगा, किसी चीज के ऊपर आधारित है ना, प्रीमाइज्ड ऑन पीस ऑन द बॉर्डर्स, ऑप्शन सी प्रीमाइज्ड ऑन इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।